नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सब लोग? आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर। पढ़ाई कैसी चल रही है? लगभग अपन सिलेबस के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर पढ़ लिए कहाँ तक? 12 तक, और अपने चैप्टर बचा है 13 और 14। ठीक है, तो पिछली दो क्लासों में चैप्टर 12 पढ़ा था अपन ने, नगर पालिका, अ- शक्तियाँ व अपराध। यही पढ़ा था पिछले दो क्लासों में। शायद 2-2 घंटे के आसपास की क्लासें थी। नगर पालिका, शक्तियाँ और अपराध। ठीक है, ये धारा कहाँ से था? 200 से लेके 297 तक। ठीक है, इसको दो पार्ट में पढ़ने पड़ा। 200 से लेके 251 तक तो एक जगह पढ़ा, दूसरी क्लास में पढ़ा फिर 252 से लेके 297 तक। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में 252 से लेके 297 तक धाराएं पढ़ ली है। तो अपनी बुक निकाल लो, खोल लो अपनी बुक। और जिसके पास बुक नहीं है वो बुक डिपो से या ऑनलाइन जैसे भी है आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है ही, विकास गुप्ता सर। ठीक है, अपने गूगल बाबा सर के नाम से ही ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ से आप, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन बुक ले सकते हो। और आप अब बुक खोल लो, फिर अपन रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे सभी लोग? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चले करें स्टार्ट। रेडी? ओके, चलो। तो 252 से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं आपको धाराएं याद करवाता गया था अच्छी तरीके से पेर में, कि कैसे कैसे धाराएं आपको याद करनी है। तो सबसे पहले तीन धाराएं थी, 252, 53, 54। ये कहीं ना कहीं तीनों धाराएं किससे रिलेटेड थी? व्हीकल से रिलेटेड थी। किससे? वाहनों से रिलेटेड थी। ठीक है, तो 252 जो धारा है वो क्या कहती है कि भैया कुछ प्रकार के वाहन ऐसे हैं जिनको कि सार्वजनिक मार्गों पे उनकी क्या कर सकते हैं, उन पे पाबंदी लगा सकते हैं। क्यों? ऐसी क्या आन पड़ी कि भाई यातायात को देखते हुए, जनता की सुविधाओं को देखते हुए उनको क्या कर सकते हैं, वो भारी वाहन है, उनके स्वरूप को देखते हुए, उनकी संरचना को देखते हुए क्या कर सकते हैं, उनको रोका जा सकता है। 53 में क्या था? इसमें भी वाहन की बात की गई है। कौन से वाहनों की बात? निजी वाहनों के लिए। इनका क्या करना है भाई? इनकी पार्किंग की व्यवस्था करनी है। कि जो भी अपने नगर पालिका के अंदर अगर ऐसा लगता है कि भाई यातायात सुचारू रूप से बहाव चलता रहे, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक चलता रहे, तो क्या करेंगे, जो फुटपाथ है या सार्वजनिक ऐसी जगह है वहाँ पे निजी वाहनों के लिए कुछ फीस लेकर पार्किंग की सुविधा अवेलेबल करवाई जा सकती है। ठीक है, तो सर 254 में भी वाहन है क्या? हाँ, सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मैदान है, वहां पे अगर बिना अनुमति अनुमति के अगर वाहन या जानवरों को ठहराते हो तो क्या होगी? बिना नगर पालिका की अनुमति के उनको नहीं ठहरा सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? ठहरा नहीं सकते, वरना आप पे क्या लगेगा? जुर्माना। साहब जुर्माना कितना लगाओगे? तो 1,000 से 2,000, और आप पे डेली 50 रुपए से 100 रुपए तक। ये तीन धाराएं थी। फिर आगे क्या था? फिर धारा थी 255, 56, 57। सर इसमें ये धाराएं तीनों एक साथ कैसे याद करवाई? क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है? अग्नि की बात हो रही है। क्या सर तीनों में अग्नि की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो धारा 55 तो क्या कहता है कि अग्नि की रोकथाम कैसे होगी? फायर एनओसी से। 56 में अग्निशमन दल का रख रखाव कौन करेगा? नगर पालिका। ठीक है, तो 57 में भी अग्नि की कहाँ बात है भाई? है कि आग बुझाने के लिए जो व्यक्ति वहां पे है, आग बुझाने के लिए कोई, जैसे मान लो कि नगर पालिका का कोई कर्मचारी है, या मैंने बताया कि कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का है, या अग्निशमन दल का जो सदस्य है, उसको क्या होगी? उसको शक्तियां होगी कि वो कोई भी आदमी अगर बाधा डाल रहा है आग बुझाने के लिए, उसको हटा सकता है, किसी घर या मकान में प्रवेश कर सकता है, पानी की सप्लाई को एक जगह से बंद कर सकता है ताकि उस जगह पानी का प्रेशर बढ़ जाए जहां पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों किससे संबंधित थी बताओ? आग से रिलेटेड थी। इसलिए 55, 56 और 57 मैंने एक साथ आपको याद करवाई थी। चलो आगे क्या है? फिर सर 58
59 और 60 फिर एक साथ आपने कैसे याद करवाई? क्योंकि ये बात किसकी कह रहा है कि ये तो प्लास्टिक थैलियों की पाबंदी पे कह रहा है। किस लिए? प्लास्टिक थैलियों पे पाबंदी लगा दी जाएगी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन। अगर फिर भी प्लास्टिक थैली कोई बेचता है तो उसमें 3 माह की तो सज़ा हो जाएगी, 100 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा और अगर फिर भी वो उसके चैन नहीं पड़ता है, फिर भी वो बेचता है तो डेली 50 रुपए तक का जुर्माना उस पे लगाया जाएगा। सर ये कनेक्शन नहीं लेना इसका क्या मतलब है? ये 259 में है जो मैंने धारा बताई थी 23, 65 और 259 जिसमें 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। हालाँकि इसमें मिनिमम 5000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर आप कनेक्शन नहीं लेते हो नगर पालिका की सीवर लाइन से या पाइप लाइन से और अगर उसमें मल वगैरह अगर वैसे बहाते हो तो आप पे जुर्माना 5000 रुपए तक का मिनिमम लगेगा। फिर सर 260 में गंदे भवन, इसमें क्या है? इसमें वो है कि अगर मान लो कोई अस्वास्थ्यकर भवन है या ऐसे खराब हालत में भवन खंडर होके पड़े हैं जिसमें सर्प और चूहे जो है अठखेलियाँ मना रहे हैं, नागफनी उग गई है या ऐसे लोगों का वो अड्डा बन गया है जिनका कोई आजीविका का कोई साधन ही नहीं है। उनका ये नहीं पता है कि आज का खाना मिलेगा कि नहीं, शाम का खाना मिलेगा कि नहीं, तो वो असंदिग्ध लोग वहाँ पे जैसे मान लो कि कोई शराब पीता है या कोई उसको जुआ खेलता है, उस यूज़ के लिए अगर आप वो काम में लेते हैं तो वो कौन से हैं? गंदे भवन। तो उनको नगरपालिका क्या है? हटाने का आदेश दे सकती है। तो ये किसमें है? 260 में। सर आगे फिर 261, 62, 63 ये एक जैसी कैसी धाराएं हुई सर? ये एक जैसी हुई कैसे? पानी से रिलेटेड ही है। देखो एक तो ये नहाने का स्थान है, नहाने का स्थान खराब नहीं करना और कुएं, ठीक है। तो नहाने का स्थान क्या है कि नगरपालिका नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या आपके कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए या जानवरों के लिए क्या है कि अलग तालाब या जलाशय क्या करेगी? तय करेगी, ठीक है। और उनको प्रदूषित नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। वो जो जलाशय वगैरह हैं, जो कुंड है, जलकुंड है, उनको कोई प्रदूषित नहीं करेगा वरना आप पे जुर्माना लग जाएगा 1000 से लेके 2000 तक। फिर मैंने बताया था कि कुओं आदि से कोई न्यूसेंस, मान लो कोई मकान है और उससे 100 मीटर की दूरी तक अगर मान लो कोई ऐसा गड्ढा या ऐसा वहाँ पे जलाशय बन जाता है जो मच्छरों का क्या बन जाता है? कारखाना बन जाता है मान लो, तो उसको क्या है? हटवाया जाएगा। वो किसमें? धारा 263 में। सर फिर ये एक जैसी कैसे याद करवाई? ये भाई कृषि से संबंधित है। किससे है? कृषि से संबंधित है। मैंने एक ही जगह इसलिए धाराएं लिखी हैं। तो 264 में तो कतिपय प्रकार की खेती पे पाबंदी लगाई जाएगी। किसके कहने पे? रिपोर्ट कौन करेगा? मैंने बताया था सीएमएचओ कर सकता है या उनके स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर कर सकता है या कोई स्वास्थ्य अधिकारी कर सकता है और उसमें राज्य सरकार की अनुमति से उसकी क्या लगा दी जाएगी? पाबंदी। क्यों? क्योंकि वो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर मान लो कोई कृषि 5 वर्षों से अनवरत चलती आ रही है, लगातार चलती आ रही है, तो उसको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। सर दुर्गंधपूर्ण खाद का क्या मतलब है कि अगर मान लो ऐसी खाद जो न्यूसेंस पैदा करती है उस पे भी क्या लगा दिया जाएगा? पाबंदी लगा दी जाएगी। अगर फिर भी कोई वो यूज करता है तो भाई उस पे जुर्माना कितना भैया? 1000 से लेके 2000 तक। फिर सर कोई क्षोभकारी खेल खेलने का मतलब है कोई पटाखे चलाता है, कोई अग्नि गुब्बारे छोड़ता है या पतंग चलाता है जो कि जनता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है? जुर्माना है 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का। फिर ये धुएँ को खपा देने वाला मामला क्या है? धुएँ को खपा देने का मामला है कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर ऐसी कोई भट्टी वगैरह है जिसमें से धुआँ निकलता है, तो वो उसकी ऐसी डिज़ाइन बनाएगा या ऐसा संयंत्र उसमें लगाएगा कि वहाँ धुआँ प्रदूषण नहीं करे, धुआँ वहीं निपटा दिया जाए। तो वो किसमें है? 268 में। चलो ठीक है। फिर आपकी 69, 70, 71, 72 ये एक जैसी कैसी हुई सर? क्योंकि ये वधशालाओं से संबंधित है, वधशालाओं से संबंधित है। जिसमें 69 में है कि वधशालाओं के लिए लाइसेंस देना, ये है किराए पे देना। 71 में है कि नगरपालिका के बाहर वधशालाएं खोलना और ये है नगरपालिकाओं के अंदर नई वधशालाएं खोलना। ठीक है साहब। तो बिना लाइसेंस के वधशालाएं वगैरह नहीं चला सकते, उसको बंद की जा सकती है, उसका लाइसेंस लिया जा सकता है। अगर वो कोई अपील करनी है आपको तो किसके पास करनी पड़ेगी? आपको अपील जिला कलेक्टर के पास 30 दिन के अंदर। किराए पे भी दी जा सकती है। नगरपालिका के बाहर अगर खोलनी है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी और नई वधशाला खोलनी है तो ध्यान रखना पड़ेगा जनता के स्वास्थ्य का या पड़ोसियों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके ऑब्जेक्शन के बाद ही नई वधशालाएं खोली जा सकती हैं।
फिर दो धाराएं थी 273 और 274। 273 थी कि खतरनाक रोगों को रोकने के लिए शक्तियों का प्रयोग, और 274 थी कि अति भीड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पे अगर रोग फैल जाए तो उसको कैसे रोका जाएगा, तो वो राज्य सरकार की शक्तियां थी। तो ये मैंने कोरोना का एग्जाम्पल आपको लेके समझाया था कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को संदेह है कि वो आदमी ऐसी महामारी या संक्रामक, इन्फेक्शियस या सांसर्गिक या आपको लगे स्पर्शजन्य बीमारी है, कॉन्टाजियस बीमारी से ग्रसित है, तो उसके मुखिया का या कोई डॉक्टर का बताना जरूरी होगा। ऐसे होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने यूज नहीं किए जाएंगे, सबको रोगाणु रहित किया जाएगा, ठीक है। और उसको आदमी को बाहर फिरने नहीं दिया जाएगा। और ये अति भीड़ वाले क्षेत्र जिसमें ये लगे कि वहाँ पे अब इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ दिक्कत हो सकती है, प्रकाश की, वायु की, वहाँ गंदगी फैल रही है, तो उसके लिए सारे समुचित प्रावधान किए जाएंगे। फिर था आपका 200, हट गया क्या बीच में? चलो वो हट गया, मैं आपको बता देता हूँ। 74 तक हो गया। फिर है आपका 275, 73, 77, 78, 79, 80। इसमें था कि सौ मतलब सारा शमशान व किससे था? शव, शमशान व कब्रिस्तान, इनसे संबंधित था। तब किसका हो सकता है? पशु का भी हो सकता है, यानी पशु के शव का क्या करना? निपटान करना, ठीक है। तो अगर मान लो कि वो क्या है, नगर पालिका की या तो सीमा हो या आबादी क्षेत्र हो, उससे 2 किलोमीटर दूर उसको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी नहीं करता है तो 24 घंटे के भीतर किसको सूचना देगा? नगर पालिका को, और फिर वो नगर पालिका उसका निपटान करेगी। तो खर्चा किससे मांगेगी? उसके स्वामी से, ठीक है। तो यहाँ पे शव का गाड़ना व कब्रिस्तान, तो नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र में, नगरपालिका की सीमाओं के 1 किलोमीटर के भीतर आसपास क्या करेगी? नियत स्थान करेगी शवों के लिए, और कब्रिस्तान की व्यवस्था करेगी। इनके बारे में शक्तियां क्या है वो मैंने आपको बता ही दी। 1 किलोमीटर के भीतर मैंने कहा था कि 275 और 79 को छोड़ के सब में जुर्माना कितना है? 1000 से लेके 2000 तक। 281 में भी जुर्माना क्या है? 1000 से लेके 2000 तक, ठीक है। उसके बाद 77 आता है कि शव ले जाने के लिए, मान लो कब्रिस्तान में या शमशान में शव ले जाने के लिए एक निश्चित मार्ग होगा, अगर उसकी उल्लंघन करते हो तो जुर्माना वही 1000 से 2000 तक। फिर है ईंधन की दुकानें। मैंने बताया था कि 300 मीटर के अंदर अंदर कोई अगर आदमी ईंधन वगैरह बेचता है, सामग्री वगैरह बेचता है, तो उसको क्या चाहिएगा? लाइसेंस, वरना उस पे जुर्माना, ठीक है। उसके बाद शव दफनाने की प्रक्रिया, इसमें बताया था कि अनक्लेम्ड जो डेड बॉडी है, अदावाकृत शव है, उनको 24 घंटे के भीतर, और अप्राकृतिक मौत हुई है उनको जो भी सामाजिक संस्कार उनके हैं वो कंप्लीट करने के बाद उनका क्या करेंगे? निपटान। अगर कोई गरीब लोगों का शव है तो नगर पालिका उनको बिना किसी शुल्क के क्या करेगी? निपटान करेगी। तो ये कितनी थी? धारा 80 तक। उसके बाद में क्या है? 81, 82, 83। इसमें अगर वो देखा जाए तो वी की बात हो रही है। वी मतलब विकारों से पीड़ित कोई व्यक्ति है, और अगर कोई वी मतलब व्यवसाय से, और यहाँ पे क्या है? सायरन, ठीक है। तो VVS लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण, ठीक है। तो 281, 82, 83 में क्या है कि कोई भी आदमी जो किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई भी आदमी जो कोई बीमारी से ग्रसित है जो कि फैल सकती है, तो अगर वो किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ को बनाता है या छूता है, या जैसे कपड़े धोने लाने ले जाने के लिए कार्य करता है, तो उस पे क्या है? आप क्या लगाया जाएगा? उस पे जुर्माना 1000 से लेके 2000 तक। फिर कुछ व्यवसाय मैंने आपको बताए थे, तो उन पे क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध, जैसे मांस, मछली, तेल उबालना, गंधक, चमड़े का शोधन, ईंट भट्टा उद्योग, उन पे क्या लगा सकती है? लाइसेंस दे सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन अगर कुटीर उद्योग है तो उनके लिए अलग से स्थान निश्चित कर सकती है। सायरन का उपयोग अगर आप अनुज्ञप्ति के बिना करते हो, लाइसेंस के बिना करते हो, तो आपको जुर्माना लगेगा। ये आपको मैंने धाराएं पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें जो सायरन का उपयोग, 1 माह का नोटिस देके उसकी अनुज्ञप्ति क्या कर ली जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। फिर आपका है 284 नोटिस। इसमें क्या है? नोटिस,
इसमें क्या है बच्चों, नोटिस। तो सबसे पहले नोटिस की तामील, फिर नोटिस की अवज्ञा व्यक्तिगत, नोटिस की अवज्ञा सार्वजनिक। मैंने बताया था कि नोटिस की तामील की जाएगी या तो उस आदमी को डायरेक्ट दे दो या उसके घर पे दे दो, किसको, सदस्य नौकर को। अगर वो नगर पालिका के बाहर चला गया तो रजिस्टर्ड डाक से भेज दो, वरना क्या करो, दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उसके घर के बाहर चिपका दो। ये मैंने आपको चीजें, जब वो अवज्ञा करेगा, अगर कोई व्यक्तिगत है तो क्या जुर्माना लगेगा, और अगर सार्वजनिक अवज्ञा करता है तो क्या जुर्माना लगता है, ये मैंने आपको बता दी। फिर 287, 88, 89, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या है, स्वामी अधिभोगी। तो सबसे पहले स्वामी अधिभोगी अगर काम नहीं करती है तो नगर पालिका करवाएगी, स्वामी नहीं करता है तो अधिभोगी करेगा, और वे अपना किराए में से वो काट लेगा, ठीक है। और अधिभोगी नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के पास कौन जाएगा, आपका स्वामी, और उसको 8 दिन का नोटिस दिया जाएगा, भाई 8 दिन में आप क्या करो, अधिभोगी ये काम करने दे, वरना तेरे पे डेली 1000 से लेके क्या जुर्माना लगाया जाएगा, 2000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। चलो आगे। फिर है 290, 91, 92, 93। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी अलग अलग बातें हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी के काम में बाधा डाल रहे हो तो जुर्माना 2000 से 5000, और अगर किसी एक्ट विधि उपबंधी के अलावा कोई मान लो आप अपराध कर रहे हो तो 2000 से 5000। उसके बाद में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उद्देश्य के लिए कहीं पे प्रवेश करते हो, इस एक्ट के लिए प्रवेश करते हो, तो आपको, आप वहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच जा सकते हो, लेकिन आपको वहाँ अगर ऑक्यूपाइड मकान है, अधिभोगी लोग रह रहे हैं, तो 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा और उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखना पड़ेगा। निवारक निरीक्षण का ये मतलब है कि भाई अगर नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी को ये लगता है कि वहां पे गड़बड़ कर सकते हैं किसी भी वाटर सप्लाई के लिए या ऐसी कोई सीवर लाइन के लिए, तो वहां पे औचक निरीक्षण किया जा सकता है। और इस 292 के उद्देश्य को जब वो प्रवेश कर रहे हो तो वहां पे किसी दरवाजे को खोलना उनके लिए क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। उसके बाद में थी धारा 295, ये क्या है, मुआवजे से संबंधित है, और मुआवजे की अगर विवाद की स्थिति है तो क्या होगा, वहां पे डायरेक्टर, स्थानीय जो निकाय है उसका निदेशक है, वो जो प्राधिकृत करेगा, अथोराइज करेगा जिस आदमी को, वो तय करेगा नुकसान की राशि लेकिन वो आदमी फिर भी कहां जा सकता है, सिविल न्यायालय जा सकता है। फिर ताकि भाई खर्चे और वे अवधारित कौन करेगा, नगर पालिका करेगा। 297 थी राज्य नगर पालिका संघ। राज्य नगर पालिका संघ में क्या है कि कोई भी राज्य नगर पालिका संघ, नगर पालिकाएं कुछ या सारी नगर पालिकाएं मिलकर राज्य नगर पालिका संघ बना सकती है। नाम क्या होगा उसका, राज्य नगर पालिका संघ, या राज्य सरकार को डिसाइड करना होगा। एक आधे से अधिक नगर पालिकाएं क्या प्रस्ताव पारित करके उसका हिस्सा बन सकती हैं, और इसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के माध्यम से होगा। तो ये अपना रिवीजन हो गया। 17 मिनट 18 मिनट इसमें रिवीजन में लग गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आपके कल वाली ये यादें सारी ताजा हो गई हैं। तो इस प्रकार अपन रिवीजन के समय चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से कोई समस्या आपके आनी नहीं चाहिए। अब आगे जो है अपने चैप्टर बचे एक तो 13 और एक चैप्टर बचा 14। रूल्स तो खैर बचे ही हैं, योजनाएं तो वो बची हैं, वो तो चलो है ही। तो चैप्टर 14 है अभियोजन यानी प्रोसिक्यूट, अभियोजन, वाद आदि, ठीक है, यानी स्वीट और आपका प्रोसिक्यूट। ये है धारा आपका 298 से लेके 308 तक, ये पढ़ेंगे आज। और अगर अपने पास समय रहा तो ये जो नियंत्रण वाला चैप्टर है, जो कि 309 से लेके 327 तक धारा है, ये वाला समय रहा तो ये भी अपन पढ़ सकते हैं। तो लगभग सिलेबस के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और आपको YouTube पे शानदार कंटेंट के साथ आपको सेरेमिक एकेडमी की एक ये सौगात थी अपने अपने महामहिम और अपने गूगल बाबा विकास सर की तरफ से। चलो तो आगे स्टार्ट करें, क्या चैप्टर 13 करें स्टार्ट। चलो तो अपन एक बार PDF ऐड कर लें, क्या आप कहो तो कर लेते हैं, क्योंकि आप क्या हो, सर्वोपरि। चलो तो ये चैप्टर 13 अपन ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इससे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं। देखो ये किससे संबंधित है, मैंने क्या कहा, इसकी हेडिंग क्या है। हेडिंग है सर, चैप्टर कौन सा है, 13 है। इसकी हेडिंग है अभियोजन। अब सबसे पहले इनका मीनिंग तो पता होना चाहिए। अभियोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूट, ठीक है। इंग्लिश देख लेना भाई, इसमें उच्चारण भी कई बार मेरे तो इंग्लिश से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा यूज टू हो जाओ कि मैं
इंग्लिश का उच्चारण भी है ना ऐसे इधर उधर कर देता हूँ, मेरे से हो ही जाता है। ठीक है, आती नहीं इंग्लिश, सीधी सी बात है, हो तो क्या जाता है, अभियोजन और वाद। इसको सूट बोलेंगे या स्वीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप वो मुझे पता नहीं, अंतर मैं इनमें बता सकता हूँ। ये अभियोजन होता है ना, ये आपराधिक मामलों के लिए होता है, क्रिमिनल केसेज के लिए होता है। हाँ भाई, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं तो ये चीजें तो मुझे पता ही है। तो आपराधिक मामलों के लिए, ये होती है सिविल मामलों के लिए। आपको मेरे जैसे तो होगा, वो होगा कि सिविल मामलों में क्या दिक्कत है, तो ये भी बता देंगे। देखो, आपराधिक मामले होते हैं सरकार वर्सेज व्यक्ति, और ये आपके सिविल मामले होते हैं व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति, या मैं कह सकता हूं कि संस्था वर्सेज संस्था। अभी समझ में आएगा आपके, देखो एग्जाम्पल दो सर, जैसे चोरी हो गई, लूट हो गई, या हत्या हो गई, या जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला है, ठीक है, रजिस्ट्री जैसे मैंने फेक बना ली, तो ये क्या है, इसमें तो वाद होगा, यानी सिविल मामलों में, इसमें आपराधिक मामलों में। जैसे सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं रूल कि ये नियम है कि चोरी करोगे तो ये सारी चीजें आपके, ये सजा होगी, है ना। तो उसमें होता है क्या है कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें बना रखी हैं। तो आप जैसे मान लो कि चोरी करते हो, तो चोरी करने के लिए आपको मान लो, ठीक है, कोई जो है केस वगैरह दर्ज तो करवाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को, सॉरी, पुलिस को पता चल गया किसी भी सूचना से कि भाई ये गड़बड़ हो गई, तो वो क्या करेगा, सीधी वहां जाएगी। यानी वो जो मुकदमा चलेगा ना, वो सरकार की तरफ से चलेगा। किसकी तरफ से चलेगा, सरकार की तरफ से मुकदमा चलेगा, किसके, व्यक्ति के खिलाफ। तो ये अभियोजन में आता है। सिविल मामलों में व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति चलता है। जैसे मान लो तलाक का मामला है, तो तलाक किससे लोगे, सरकार से नहीं, तो व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति का चलता है। तो अभियोजन और वाद, तो इसका हेडिंग भी क्या है, अभियोजन और वाद। आगे पढ़े। अभियोजन मतलब आपराधिक मामले, और ये सिविल मामले, ठीक है। चलो अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले धारा पढ़ते हैं 298, 299, 300, 301 और 302। 298 कहती है कि नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी। अभियोजित का मतलब आपराधिक मामले चल रहे हैं यहाँ, अभियोजित का मतलब समझ गए ना, अभियोजित कर सकेगी। और 299 धारा कहती है कि अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्ति, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्ति। फिर ये कहता है कि नगर पालिका की जो संपत्ति है, उसका नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति कैसे करोगे, पूर्ति कैसे की जाएगी। तभी तो अपन उस पे मुकदमा लाए हैं, तभी तो अभियोजन किया है। क्यों किया है कि नगर पालिका संपत्ति की कैसे क्या किया जाएगा आपको, कि उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। मैंने आपको दो चीजें बताई, बताया, एक तो अभियोजन बताया और एक वाद बताया। तो मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को दो भागों में बांट लिया है, कि जहां पे क्या आए, आपके अभियोजन आए, तो इधर क्या चलेगा, अभियोजन, और जो आगे जो धाराएं चलेंगी उस वो क्या चलेंगी, अभियोजन, वाद चलेगा उसमें। तो 301, जैसे कुछ अपराध संज्ञेय होंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है संज्ञेय अपराध, वह जमानतीय, वह जमानतीय होंगे। मान लो कि कोई प्रक्रिया में त्रुटि है, जब व्यावर्ती वाले बात पढ़ी थी ना अपन ने, प्रक्रिया में कोई त्रुटिगत प्रक्रिया है, तो करस्थम, करस्थम भी बताऊंगा मैं क्या होता है, करस्थम विधि पूर्ण होगा, ये सारी चीज बताऊंगा मैं, विधि पूर्ण होगा। तो ये तो मैंने एक साइड में बांट लिया इस चैप्टर को, कि 98, 99, 300 ये धाराएं अभियोजन। अब मैं वाद वाले पक्ष को बांटता हूं, तो वाद वाले में क्या है, 303, 304, 305, 306, 307 और 308। ये है वाद लाने की प्रक्रिया, वाद लाने की अनुकल्पी प्रक्रिया, अल्टरनेटिव। वाद किसके खिलाफ, मान लो ला रहे हो नगर पालिका के
अधिकारियों के खिलाफ वाद लाने की प्रक्रिया। फिर है कि भाई कोई सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, वो निषेधाज्ञा मंजूर नहीं करेगा। मैं बताऊंगा, निषेधाज्ञा या स्टे बोल सकते हैं, मंजूर नहीं करेगा। 306 है समझौता करने की शक्ति, समझौता करने की शक्ति। तो मैंने क्या बताया समझौता देखो, मैंने ये बताया कि भाई इधर क्या है वाद, उधर क्या था अभियोजन। ठीक है, दोनों अलग अलग कर दिया मैंने, इस चैप्टर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो 307 है अभिलेख साबित करने की शक्ति। जैसे नगरपालिका है ना, नगरपालिका के जो अभिलेख है उनको साबित करने की शक्ति। और 308 क्या, जैसे नगरपालिका का कर्मचारी है उसको समन करने, समन के लिए, समन भी बताऊंगा, निर्बंधन या पाबंदी। ठीक है, ये दो मैंने आपको बता दिया कि दोनों साइड हैं, अलग अलग बांट दी मैंने, अभियोजन और वाद। अब एक एक उस पे धारा पे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। 298 नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो नगर पालिका जो एक्ट है, इसकी विधि है, उपनियम है, उसके अनुसार कोई उल्लंघन करता है शर्तों का, कोई अपराध करता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, अपना ईओ साहब है या अपना सीएमओ साहब है, तो वो क्या है अभियोजित, यानी मुकदमा दर्ज करवा सकेगा, मुकदमा दर्ज करवा सकेगा। लेकिन ये जो मामला वो हुआ है उसके 6 माह के भीतर भीतर ही उसको क्या करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा, 6 माह के भीतर भीतर। ठीक है, समझ गए। तो ये है अभियोजन करवा सकेगा। तो ये कौन सी धारा थी बताओ, 298। 299 कह रही है कि क्या अभियोजन के संबंध में शक्तियां, तो वो शक्तियां क्या क्या हो सकती है नगर पालिका की, मुझे बताओ। वो ये हो सकती है कि भाई हम मुकदमा लाए तो उसका हम समझौता कर सकते हैं, समझौता कर सकता है कि भाई जैसे मान लो कोई भी उल्लंघन किया है, या उसने खर्चा दे दिया, या उसने जो भी नुकसान हुआ है वो दे दिया, तो समझौता कर सकती है। अगर ये सही हो गया तो वो क्या कर सकती है, वापस भी ले सकती है, किसको, उस मुकदमे को वापस भी ले सकती है। मान लो कि ऐसा कोई है कि कोई प्रशमन अपराध, प्रशमन क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडेबल। अगर राज्य सरकार की नजर में कंपाउंडेबल, इंग्लिश देख लेना, इसका मतलब होता है और अगर सीधे शब्दों में समझे तो निपटारा। मान लो कि राज्य सरकार कुछ अपराधों के लिए ये घोषित कर दे कि भाई ये चीज है ना, ये नुकसान है या ये अपराध है, तो आप तो मुकदमा लाने से पहले भी इनका क्या कर सकते हो, निपटारा कर सकते हो। तो अगर आप मान लो मुकदमा कर दिया, उससे आप कहोगे नहीं हम निपटारा कर सकते हैं, तो उस मुकदमे को वापस ले सकती है और बाहर ही उसका क्या कर सकते हैं, निपटारा किया जा सकता है। वो कौन चाहेगा, राज्य सरकार। और ये मुकदमा लाने के खिलाफ जो कोई अधिकारी है, ये मुकदमा ला रहे हैं, मान लो नगर पालिका का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको भी है ना कंट्रोल करेगी कौन, राज्य सरकार। कि भैया जो नियम है, जो रूल है, उसी के हिसाब से आपको चलना है, तो उसको भी कंट्रोल करेगी कौन, राज्य सरकार। ये धारा कौन सी होगी आपकी, 299। धारा 300 ये कहती है कि नगर पालिका के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो भैया जो नगर पालिका का उसने नुकसान करा है, जैसे पाइपलाइन का नुकसान करा है, वो तो नुकसान उसको देना ही देना होगा, वो तो खर्चा देना ही देना होगा, प्लस जो पेनल्टी उसको है वो भी उसको देनी ही पड़ेगी, वो भी उसको देनी ही पड़ेगी। डिसाइड कौन करेगा, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा जो उसके जुर्माना लगाता है। ये तीनों धाराएं मेरे हिसाब से आपके याद हो गई होंगी। चलो, तो फिर है 301 संज्ञेय अपराध। देखो दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक तो होता है संज्ञेय, एक होता है असंज्ञेय। सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर हमारी पुलिस वाली लाइन उसमें नहीं बता के, पुलिस वाले शब्दों में वैसे सिंपल बताऊं कि संज्ञेय तो ये मानो कि ये गंभीर अपराध होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, गंभीर अपराध। ये थोड़े कम प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी कम गंभीर होते हैं, ऐसा मान लो आप।
यानी ये जो संज्ञेय अपराध होते हैं ना, इसमें तो सीधी होती है FIR, इसमें होता है परिवाद, मतलब शिकायत होती है, FIR नहीं होती। इसमें क्या होता है? परिवाद। इसमें क्या है कि बिना वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कि अगर ऐसा अपराध किया तो उसको वारंट की जरूरत नहीं है, तो बिना वारंट के। इसमें वारंट चाहिए। तो अगर ये जो जैसे मान लो कि हत्या वगैरह या डकैती वगैरह की, तो संज्ञेय अपराध में आएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि फिल्मों में देखा, यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, तो वहां क्या है, उसको डायरेक्ट बिना वारंट के भी। और आपने फिर कई बार कहते हैं कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, लेकिन वो बोलेगा कि वारंट दिखा, तो वो क्या है कि असंज्ञेय अपराध किया है तो वारंट दिखा। और अगर मान लो संज्ञेय अपराध किया है, वारंट पूछता है, तो वारंट फिर उसको थाने में जाके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये संज्ञेय अपराध, यानी बिना वारंट उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर एक होता है जमानती है, यानी वहां पे जमानत मिल सकती है, पुलिस स्टेशन पे भी मिल सकती है, या उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी मिल सकती है। और अजमानती है, जिसमें जमानत के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायालय जाना ही पड़ेगा। तो तो कुछ अपराध जो हैं वो क्या होंगे? संज्ञेय होंगे, जो कि धारा 167 है, धारा 236 है, धारा 245 है, और आपका 297 ए, 297 बी, 297 सी, ये धाराएं ऐसी हैं जिसके अपराध संज्ञेय होंगी, उसमें गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो ये धाराएं थोड़ी याद कर लेना। फिर ये प्रक्रिया त्रुटिगत करस्तम क्या होता है? करस्तम होता है कि कोई संपत्ति की वसूली कर रहे हैं, संपत्ति के थ्रू अपन को कोई वसूली करनी है, किसी संपत्ति की, संपत्ति के द्वारा वसूली, उसको जब्त कर रहे हैं, वो करस्तम होता है। कहने का मतलब है कि आप संपत्ति को कुर्क करने गए, संपत्ति को जब्त करने गए, उसमें कोई लेखन संबंधी त्रुटि है, प्रक्रिया में त्रुटि है, तो ऐसा नहीं है कि वो जब्ती क्या मानी जाएगी? अविधिमान्यपूर्ण नहीं मानी जाएगी, गलत बात, वो विधिपूर्ण माने जाएगी। ये धारा 302 तक आ गया समझ में? मेरे हिसाब से आ गया होगा। क्या पीडीएफ की तरफ चले? पीडीएफ की तरफ चलने से पहले एक बार ये धाराएं भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अभियोजन की बात हो गई, वो किसकी बात हुई? अभियोजन की। अब वाद, अब इसका मतलब ये क्या आ गया? सिविल मामले आ गए, सिविल मामले आ गए। तो उन सिविल मामलों में अगर मान लो कि ऐसे जिसमें कि अपराध अभियोजन नहीं, वहां पे मुकदमा दर्ज नहीं कराना पड़े, इसमें भी वाद तो ले जाएंगे ही, लेकिन सिविल मामलों में ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो अपन वो जो जुर्माना लगाया है, वो सारी चीजें वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तब अपन उनके खिलाफ स्वीट ला सकते हैं, ठीक है। और नगर पालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी ला सकती है। धारा 304 कहती है कि नगर पालिका की धारा उनके खिलाफ कब ला सकते हैं? पहले बात तो उनको 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा, 2 माह का क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो फिर ईओ हमेशा कोर्ट में ही बैठा रहेगा, तो पहले 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा उनको। एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, यानी कारण क्या है, पूरा ब्यौरा बताना पड़ेगा। और ये कॉज ऑफ एक्शन बताने के बाद में 6 माह के भीतर भीतर ही आपको वो मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर कहता है कि सिविल नाले, यानी जैसे मान लो 305 में आपको बताऊं, निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं करना, यानी स्टे नहीं लगाना, किसमें? जैसे मान लो कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या सदस्य है, तो आप इस बेस पे सिविल न्यायालय उस पे स्टे नहीं दे सकता कि इसके निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है। वो तो एक अलग ही मैटर हो गया ना, निर्वाचन में, यानी ये मनोनयन इसका गलत हुआ है, ये सारी चीजें, तो इस पे स्टे नहीं दे सकता। या नगर पालिका की कोई समिति है, उसका निर्वाचन गलत हुआ है, तो इस बेस पे कोर्ट स्टे नहीं दे सकता। ये सिंपल से एक धारा थी। 306 समझौता करने की शक्ति है, यानी समझौता तो कर ही सकती है नगर पालिका, जब चाहे नगर पालिका की शक्ति है। फिर है 307 और 308। देखो 307 क्या है? अभिलेख साबित करने की शक्ति, यानी नगर पालिका के जो भी कागज हैं, यानी दस्तावेज हैं, जो भी विवरणी है, रिटर्न है, ठीक है, या स्टेटमेंट है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर जिसके पास इसका लीगल कस्टडी है, लीगल कीपर है, कोई वैध अभिरक्षक है, अगर वो इसको अटेस्टेड कर दे, तो वो एक सबूत के रूप में प्रयोग
किए जा सकते हैं। सीधी सी बात, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 308 ये है कि कोर्ट है ना, कोर्ट नगर पालिका के कर्मचारी को दस्तावेज लाने के लिए समन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका किसी कर्मचारी को कह दिया कि वो वाली फाइल लेके आओ कल कोर्ट में, ठीक है। अगर कोई विशेष मामला होगा तब ही उसको बुलाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे इतने केस होते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी तो कोर्ट में ही बैठे रहेंगे फिर, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। ये आपका चैप्टर इतू सा था, कितना सा, इतू सा था, खत्म हो गया। और अपन इसको अब PDF के थ्रू पढ़ लेते हैं। ये आपकी क्या हो गया, 298 से लेके 308 तक अभियोजन और यानी प्रोसिक्यूशन और सूट, है ना। आपने उसमें देखा होगा ना, जैसे वकील बोलता है प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन, तो वो वाला ये है। चलो, ये मैंने आपको बता दिया कि अभियोजित करेगा, कर सकेगी नगर पालिका। करेगा कौन? मुख्य नगर पालिका, इसको अधिकारी करो भाई, अधिकारी कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। जब लोक न्यूसेंस या अधिनियम के आदेश या इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर का उल्लंघन करे और ये जब केस लड़ेगी नगरपालिका, मुकदमा लड़ेगी, तो इनका खर्चा कहां से दिया जाएगा? नगरपालिका निधि से दिया जाएगा। और ये अधिनियम या नियमों के उल्लंघन पर अभियोजन अपराध के 6 माह के भीतर ही किया जा सकेगा। और किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष। किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष। समझ गए? यानी 6 माह के भीतर ही, आदेश का जब उल्लंघन करता है उसके 6 माह के भीतर ही उसको किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकता है। जो भी जुर्माना है या पेनल्टी है या कोई कंपेंसेशन है, इनकी वसूली कैसे की जाएगी? मजिस्ट्रेट आदेश देगा और उसकी संपत्ति कैसे भी हो सकती है, आपको पता है, चल व अचल संपत्ति से क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। ये धारा कौन सी कहती है? 298। सिंपल सी धारा थी। फिर है आपकी 299, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां। नगरपालिका की क्या क्या शक्तियां होती है? मैंने बताया कि भैया समझौता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझौता। उस केस को वापस लिया जा सकता है, या राज्य सरकार द्वारा प्रशमन यानी निपटारा, मैंने बताया था, यानी निपटारा भी किया जा सकता है, जो राज्य सरकार ने तय कर रखे हैं कि इन इन मामलों में बाहर निपटारा किया जा सकता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल कैसे लिखा जाएगा भाई? कंपाउंडेबल, वो देख लो आप, ठीक है। बाहर भी अपन क्या कर सकते। फिर मैंने बताया था कि अपराधों के संबंध में जो सशक्त व्यक्ति हैं यानी अधिकारी हैं, मैंने बताया था ना, जो अधिकारी हैं उनकी कार्यवाहियों को वो रेगुलेट कर सकती है, यानी उन पर नियंत्रण कर सकती है कि वो पारदर्शी तरीके से क्या करें? कार्रवाई करें। उस पर राज्य सरकार अंकुश लगा सकती है। 300, नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी? अगर मान लो कोई भी आदमी नगरपालिका को संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वो पेनल्टी तो पे करेगा ही करेगा। पेनल्टी तो पे करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ नुकसान का भुगतान भी करेगा, ठीक है। और ये नुकसान की ये तय कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। और मुझे बताओ कि खर्चे और वे कैसे अवधारित किए जाएंगे? ये नगरपालिका की कौन सी धारा में है और वो अवधारित करेगा कौन? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो। फिर कहता है कि कतिपय अपराधों का संज्ञेय, मैंने बता दिया कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, तो है ना। और वो कौन सी धारा के? 167, 236, 245, 297 A, B और C, ठीक है। ये CRPC के में है, ये संज्ञेय अपराध CRPC में परिभाषा दी गई है। फिर प्रक्रिया त्रुटिगत होते हुए भी करस्तम यानी जब्ती आदि विधिपूर्ण होगा। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वारंट में इसमें जो है कि अगर कोई कोई त्रुटि है तो ऐसा नहीं है कि वो अवैध माना जाएगा, ठीक है। फिर ये तो था अभियोजन। 302 से 302 तक तो क्या था? अभियोजन से संबंधित। अब क्या आ गया? वाद, ठीक है। वही, कोई कंपेंसेशन है, कोई खर्चा है,
कोई प्रभार है, चार्ज है, कोई नुकसानी है या संपूर्ण रकम है, अगर उसको वसूल करने में अपन विफल हैं तो क्या लाएंगे अपन न्यायालय में? वाद लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये क्या है कि अधिकारियों के विरुद्ध, यानी कोई अध्यक्ष, अध्यक्ष ये क्या है, गलत लिख दिया, अध्यक्ष लिखो वैसे इसको, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध पदीय हैसियत से उन्होंने अगर कोई कार्य करे हैं तो इनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है? वाद। लेकिन 2 माह का नोटिस दिया जाएगा, उसको कॉज ऑफ एक्शन, कारण बताए जाएंगे कि क्या गड़बड़ करी है, और उसके 6 माह के भीतर ही उसको केस को दायर किया जा सकता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, ये तो चैप्टर तो बहुत सिंपल है ना। इसमें खाली आदमी घबराता का है कि अभियोजन और वाद उसके समझ में नहीं आता। ठीक है, इस चैप्टर को अभियोजन और वाद 2 हिस्सों में बांटो, उस समझ में आ गया, एक तरफ अभियोजन है, एक तरफ वाद है, चैप्टर खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना है तो 6 माह के भीतर वो दायर किया जाएगा, और एक 2 माह के नोटिस वाला, बस इतने से इसमें डेटा है, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर मैंने कह दिया कि स्टे कौन, सिविल न्यायालय स्टे नहीं देगा। कब? कोई सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाला या उनके कर्तव्यों को पालन करने से रोकना कि वह निर्वाचित उचित रूप से नहीं हुआ, उसकी नियुक्ति में दिक्कत थी। तो वो सारे रूल्स बने हुए हैं, सारी चीजें पीछे पड़ गए हैं। तो सिविल न्यायालय ऐसे नहीं है कि भाई आप जाओगे मुंह उठा के और वहां पे स्टे दे दिया, या कोई भी उसकी समिति है, उप समिति है, उसके चुनाव में क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो वहां पे वो स्टे नहीं दे सकते। ठीक है, चले आगे। फिर है समझौता करने की शक्ति। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं कि समझौता कर सकती है नगर पालिका। फिर है नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की। मैंने बताया कि कोई भी रसीद है, कोई भी आवेदन है, जैसे 194 के तहत आवेदन पत्र दिया जाता है, या कोई नोटिस है, कोई आदेश है, उनकी प्रतिलिपि, या कोई दस्तावेज है, रजिस्टर है। बताओ नगर पालिका की कौन सी धारा में नगर पालिका के रजिस्टरों में अंतरिति का नाम सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, कौन सी धारा में है वो है। और जिस जिस वैध अभिरक्षक उसके पास है या प्राधिकृत अधिकारी अगर उसको प्रमाणित कर देगा तो वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण करा जाएगा। सिंपल सी बात है। 308 क्या है? दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को समन, समन का मतलब बुलावा, समन का मतलब बुलावा करने पर निर्बंधन, यानी जिसमें नगर पालिका पक्षकार नहीं है। भाई सीधी सी बात है, नगर पालिका किसी मामले में पक्षकार है, अगर पार्टी है तो नगर पालिका का कर्मचारी तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस मामले में नगर पालिका पक्षकार नहीं है वहां हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, किसकी? नगर पालिका के कर्मचारी की। लेकिन विशेष कारण अगर न्यायालय आदेश निकाले, विशेष कारण के तहत अगर न्यायालय आदेश निकाले तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ये आपका सिंपल सा चैप्टर। ठीक है, क्या अगले चैप्टर की तरफ बढ़ना चाहिए? खत्म कर दें क्या आज मामले को? ठीक है, 40 मिनट की क्लास हुई है तो आधा घंटे में हो जाएगा। बताओ क्या कहते हो? हम्म, या कल पढ़े? बताओ। बाकी करूंगा तो मेरे मन की, आपके कहने से तो क्या होगा, लेकिन फिर भी आप बता दो कि आगे बढ़े या नहीं। चले, चलो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन ने चैप्टर कौन सा पढ़ा? 13। और इसमें क्या है, 2 भाग, मतलब कि इसमें धारा 298 से लेके कहाँ तक है? 308 तक। सिंपल सी बात है, 2 भागों में बांटा मैंने। एक तो इसको अभियोजन की तरफ बांटा और एक वाद की तरफ बांटा। इसमें तो मैंने धाराएं कौन सी ली? 298, 99, 300, 302। और इधर ली 303, 304, 305, 306, 307 और 308। धारा 298 में क्या था कि नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी, अभियोजित कर सकेगी। लाएगा कौन मुकदमा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। कौन लाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और 6 माह के भीतर भीतर लाएगा, 6 माह के भीतर भीतर लाएगा। सिंपल सी बात। और उसके बाद में है कि अभियोजन की शक्तियां, अभियोजन की शक्तियां।
ठीक है, उसमें क्या करेगा कि नगर पालिका समझौता भी कर सकती है, उसको वापस भी ले सकती है, और सरकार ने अगर कोई निपटारे के लिए बता रखे हैं कुछ, तो बाहर निपटारा भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि नगर पालिका के संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी, कि उसको जो है नुकसान किया है वो तो देना ही देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और वो तय कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। सिंपल सिंपल सी इसमें बातें हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या था बताओ, 302 में क्या था, 302 में था कि अगर प्रक्रिया त्रुटिगत है, त्रुटिगत प्रक्रिया है, तो बताओ उसके लिए वर्ड क्या था, उसके लिए वर्ड वर्ड क्या था, करस्तम। और करस्तम इसको इंग्लिश में बताऊं क्या क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस बोलते हैं। इससे लगता है कि स्ट्रेस टाइप लगता है, लेकिन है क्या, ये करस्तम विधिपूर्ण होगा। करस्तम का मतलब क्या है कि मान लो कि जब्ती करते हैं किसी संपत्ति की, या संपत्ति की वसूली करने से संबंधित जो प्रक्रिया है, अगर उसमें अगर मान लो कोई लेखन संबंधी त्रुटि आ जाए, लेखन संबंधी त्रुटि आ जाए, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या करस्तम क्या नहीं माना जाएगा, अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, 301 कौन सी थी, 301 धारा कौन सी रह गई अपनी, 300, अच्छा, कतिपय अपराधों का संज्ञेय, है ना, संज्ञेय और जमानती है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध मैंने बता दिए, यानी संज्ञेय अपराध में क्या कर सकते हैं, संज्ञेय अपराध में क्या किया जा सकता है, गिरफ्तारी किया जा सकती है बिना वारंट के। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जो संज्ञेय अपराध हैं, वह जमानती है, किसके, अपने एक्ट के। कौन कौन सी धारा के, सर 167, सर 236, सर 245 धारा के, और 297 जो है ए बी सी, जो कि ये 12A चैप्टर में है ना, जो 12A वाला चैप्टर है ना, संपत्ति का विरूपण वाला, वो वाला चैप्टर है। तो ये अभियोजन से संबंधित, और ये किससे हैं, वाद से संबंधित, सूट से संबंधित। तो इसमें क्या था, वाद लाने की अनुकल्पी प्रक्रिया, अगर प्रतिकर वगैरह या वे वगैरह वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट में क्या लाएंगे, वाद। तो नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ भी ला सकते हैं, लेकिन कब, 2 माह का नोटिस दिया जाएगा, और उसके 6 माह के अंदर अंदर ही जो है कोज ऑफ एक्शन के बाद ला सकते हैं। इसमें कि कोई भी कोर्ट स्टे नहीं देगा, किस लिए, कि नगर पालिका के कर्मचारी या जो है पदधारी हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, उनका निर्वाचन कैसे क्या हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई के जो भी है, और नगर पालिका की समिति के बारे में। इसमें आपका है समझौता करने की शक्ति, समझौता कर सकती है नगर पालिका। और इसमें है अभिलेख, यानी कोई भी अभिलेख है नगर पालिका का, अगर उसको वैध अभिरक्षक, लीगल कीपर या प्राधिकृत अधिकारी उसको प्रमाणित कर दे, तो उसको किसके रूप में, साक्ष्य के रूप में अपन काम ले सकते हैं। ठीक है, 308 क्या कहता है, समन, यानी नगरपालिका के कर्मचारी को दस्तावेज मंगवाने के लिए समन नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि आपका न्यायालय क्या कर दे, विशेष कारण से उसको बुलवा ले। ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट। ठीक है, अंगुलियों पे आपके याद हो गया होगा। बाकी आप जाने आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितनी क्या मेहनत कर रहे हो। मेरे हिसाब से आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। आपके लिए मैं यहाँ पे हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा पढ़ा दिया जाएगा, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ा दिया जाएगा EORO पार्ट बी में। ठीक है, अपनी बुक ले आओ और बढ़िया उसके पीछे जो क्वेश्चन है वो लगाओ, और जो मैंने लिखवाए हैं और जिस प्रकार से तरीके मैंने धाराएं एक जगह कुछ करवाई हैं, उसको आप लिखो। उसमें मैंने रजिस्टर में भी आपको लिखवाई हैं, और अपनी बुक के साइड में भी मैंने लिखने के लिए आपको कहा था। ठीक है, बहुत है इतना ही, कल मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू।